मजा आ रहा है ना? हाँ, और आज तो परीलोक का मौसम भी कितना सुहाना है। एक तो इतना अच्छा मौसम और ऊपर से आज तो माँ भी यहाँ नहीं है। आज तो जितना जी चाहे मस्ती कर सकते हैं हम। हाँ, पर शाम होने से पहले हमें वापस परी महल पहुँचना है। अगर माँ को पता चल गया कि हम सारा दिन बाहर थी तो वो बहुत नाराज होंगी। अरे तू चिंता क्यों करती है? मैं अपनी ये छड़ी घुमाऊंगी और पलक झपकते ही तुम दोनों के साथ परी महल उड़कर पहुंच जाऊंगी। वाह रागिनी, क्या बात कर दी। अरे मैंने कौन सा चुटकुला सुनाया जो तुम इतना हंस रही हो? चुटकुला ही तो है। हम दोनों को पता है तुमने अभी उड़ने या किसी को उड़ाने का जादू नहीं सीखा है। अब किसने कहा? अभी दिखाऊं तुम दोनों को उड़ाकर? हाँ हाँ दिखाओ ना, हम भी तो देखें जो जादू अब तक हमें नहीं आया वो तुम्हें कैसे आ गया। इसके बाद रागिनी ने फौरन अपनी छड़ी घुमाई और अपने जादू से अपनी दोनों बहनों कामिनी और मोहिनी को उड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई और ये देखकर उसका चेहरा उतर गया, जबकि उसकी दोनों बहनें हंसती हुई बोली, अरे अरे अब बस कर रागिनी, इतनी देर से हम हवा में उड़ रहे हैं, अब हम थक गए हैं, हमें नीचे उतार दो ना। सच में उड़ने में तो बहुत मजा आया। उड़ा लो, जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो मेरा। देखना तुम दोनों, जब मैं माँ से ये वाला जादू खूब अच्छे से सीख लूंगी ना, तब तुम दोनों को हवा में उड़ाकर आसमान में ही लटका दूंगी। ये कहानी इन्हीं तीनों बहनों की है, रागिनी, कामिनी और मोहिनी, जो आपस में बहनें थीं और असल में परीलोक की 3 राजकुमारियां थीं। तीनों बहनें खूब मस्तीखोर थीं। जब भी उनकी माँ यानी परीलोक की रानी किसी काम से बाहर जाती तो तीनों बहनें परी महल से निकलकर खूब मटर गश्ती करती। फिर उसी शाम रागिनी, अरे माँ आप आ गई, कितनी देर कर दी आपने? पता है माँ, हम तीनों ने सारा दिन आपका इंतजार किया कि कब आप आएंगे और हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। अच्छा ऐसी बात है क्या? इतना कहती रानी परी ने अपनी आंखें बंद की और अपने जादू से उस बीते दिन को अच्छी तरह देखा। मैंने सब देख लिया कि तुम तीनों कैसे झूले में बैठकर मेरा इंतजार कर रही थी, वो भी सारा दिन। क्यों, सही कहा ना मैंने? माँ आप ये कैसे कर लेती हो? अरे पागल, माँ को कौन सा जादू नहीं आता? माँ हमें भी सिखाओ ना, हमें भी सारे जादू सीखने हैं। हाँ हमें चीजों को उड़ाना तो आता है पर खुद नहीं उड़ना आता। वो इसलिए क्योंकि तुम तीनों बहुत चंचल हो, जादू सीखने के लिए बहुत एकाग्र होना पड़ता है। चलो अब ये सब छोड़ो और खाना खाकर सो जाओ। कल तड़के सुबह ही मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि कैसे उड़कर कहीं भी पहुंचा जा सकता है, ठीक है? ठीक है माँ। जब वो तीनों सो रही थी तभी खिड़की के पास एक आदमी आया और बोला, सो गई महाराज, तीनों सो गई। इस परिलोक की सत्ता अपने हाथ में लेने का वक्त अब आ गया है। ये तीनों अब जाएंगे परिलोक से बाहर और रानी परी जाएगी जेल में और मैं और आप बैठेंगे परिलोक के सिंहासन पर। महाराज अनंत सिंह की जय हो, जय हो। ये है परिलोक का महामंत्री और रानी परी का सलाहकार अनंत सिंह, जो असल में बहुत ही दुष्ट था। अनंत सिंह सारे जादू जानता था और खुद परिलोक का राजा बनना चाहता था। उसने अपने जादू से रानी परी को बेड़ियों में कैद करके उनसे उनकी जादुई छड़ी भी छीन ली। दुष्ट अनंत सिंह, तूने दिखा दी ना अपनी असलियत, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तू क्या कर लेगी बुढ़िया? तेरी छड़ी तो मेरे पास है, तो अब तुझसे कोई जादू तो होगा नहीं। और रही बात तेरी बेटियों की, तो उन्हें भी ठिकाने लगा चुका हूँ मैं। रानी परी को लगा कि अनंत सिंह ने उसकी तीनों बेटियों को मार दिया है। वो फूट फूट कर रोने लगी। उधर धरती पर जब तीनों राजकुमारियों की आंख खुली तब, अरे ये हम कहाँ आ गए और ये हमारे कपड़ों को क्या हुआ? माँ कहाँ है और हमारा परी महल? लगता है ये धरती लोक है। माँ ने मुझे बताया था इस लोक के बारे में, पर हम यहाँ आए कैसे और अब वापस कैसे जाएंगे? चलो किसी को ढूंढते हैं और उससे मदद मांगते हैं। अनंत सिंह के जादू से तीनों राजकुमारियों के कपड़े एकदम सादे हो चुके थे और वो बहुत ही गरीब दिख रही थी। फिर एक झोपड़ी के बाहर रुककर रागिनी ने कहा, कोई है? हाँ मैं हूँ, पर तुम कौन हो बेटी? प्रणाम माँ जी, मेरा नाम रागिनी है और ये दोनों मेरी बहनें हैं, मोहिनी और कामिनी। हम तीनों, अब क्या हुआ बताओ? हम तीनों को बहुत भूख लगी है, हमारा इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। अरे ऐसा क्यों कहती हो? वो ऊपर वाला है ना, वो सबका रखवाला है। आ जाओ, अंदर आ जाओ। सरला की झोपड़ी ज्यादा बड़ी नहीं थी। वो उस झोपड़ी में अपने 3 बेटों के साथ रहती थी
रमेश, महेश और कमलेश, जो कि लकड़हारे थे और स्वभाव से बहुत ही मेहनती और दयालु थे। ऐसे ही कई महीने बीत गए। फिर एक दिन, अब मेरी उम्र हो गई, पता नहीं मुझे कब भगवान अपने पास बुला लें। तुम लोगों का भी तो कोई नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों मेरे बेटों से शादी कर लो, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो। तीनों राजकुमारियों को इससे कोई ऐतराज नहीं था। जैसे ही तीनों भाइयों ने अपनी अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भरा, अचानक एक तेज रोशनी हुई, जिसके साथ ही तीनों राजकुमारियां अपने असली रूप में आ गईं और उन्हें उनकी जादुई शक्तियां भी वापस मिल गईं। ये सब देखकर सरला ने अपनी तीनों जादुई बहुओं के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम तीनों तो साक्षात लक्ष्मी का अवतार हो। तुम तीनों को अपनी बहुओं के रूप में पाकर मैं तो धन्य हो गई। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। माँ जी, सुख तो हमें तब मिलेगा जब हम अपनी माँ को उस दुष्ट अनंत सिंह से आजाद करेंगी। हमें आज्ञा दीजिए, परिलोक जाकर सब कुछ ठीक करके आपके पास वापस आने की। सरला ने सिर हिलाकर तीनों राजकुमारियों को जाने की इजाजत दी। तीनों राजकुमारियों ने मिलकर अनंत सिंह का सामना किया और उसे हराकर परिलोक और रानी परी को आजाद करवाया। और फिर, कहाँ जा रही हो मेरी बच्चियों? अब मुझसे दूर मत जाओ। नहीं माँ, हमें जाना ही होगा, क्योंकि अब हमारी एक और माँ है और परिवार भी। क्योंकि अब हम आपकी नटखट बेटियां नहीं रही, बल्कि एक घर की जिम्मेदार बहुएं बन गई हैं। तो हमें हमारा कर्तव्य तो निभाना ही होगा ना। हाँ माँ, लेकिन ये मत सोचिएगा कि हम परिलोक से नाता तोड़कर जा रही हैं। ये परिलोक हमारा मायका है, जिसका साथ हमसे कभी नहीं छूटेगा। रमा, मधु और सुधा आशा देवी की 3 सरकारी बहुएं। रमा पेशे से सरकारी वकील थी, मधु एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी और छोटी बहू सुधा एक सरकारी बैंक में नौकरी करती थी। तीनों बहुएं नौकरी वाली थीं, इसलिए तीनों ही पूरा दिन व्यस्त रहती थीं। इसी वजह से रोजाना किसी न किसी बात पर तीनों बहुओं में लड़ाई हो ही जाती थी, खासकर तब जब होता था इतवार, यानी कि संडे। क्या बात है आशा जी, आज सुबह सुबह सब्जी मंडी होकर आ रही हो? आज इतवार है ना, बहू बेटे देर से सोकर उठेंगे, सोचा घर पर क्या करूं, मंडी ही हो आती हूँ। अच्छा, आज तो तीनों बहुओं की छुट्टी होगी। चलो बढ़िया है, तीनों बहुएं सरकारी नौकरी वाली हैं। वैसे तीनों ही काम वाली हैं, तो आपस में बर्तन खड़क ही जाते होंगे। अरे नहीं, मेरी तीनों बहुओं में बहुत प्रेम है, उनमें कभी कोई लड़ाई नहीं होती। अभी तक तो सब उठकर अपना अपना काम निपटा चुकी होंगी। अपनी वकालत घर में मत झाड़ो भाभी, मैं भी बड़े स्कूल में प्रोफेसर हूँ, मुझे भी गणित आती है। आलू के पराठे में प्याज नहीं डलेंगे, सिर्फ आलू पराठा ही बनेगा। अच्छा, मैं भी देखती हूँ कि तुम आलू के मसाले में प्याज कैसे नहीं मिलाती हो। तुम अकेली आलू का पराठा खाने वाली नहीं हो, हम सब हैं। अरे तो किसने मना किया? 6 आलू हैं, 2-2 तीनों के हो गए। ये 2 मेरे, ये 2 मेरे। ओहो, बहुत बढ़िया, खुद दोनों ने बढ़िया बढ़िया आलू रख लिए और मुझे ये गले हुए खराब दे दिए। बड़ी चालाक हो आप दोनों तो। अरे मैं भी बैंक में नौकरी करती हूँ, सारा हिसाब किताब मुझे भी पता है। ये आधा आलू खराब है, ये मैं क्यों रखूं? मैं अपना आलू नहीं दूंगी। मैं भी क्यों दूं? इतनी मुश्किल से संडे आता है, आलू पराठे खाने का ये मौका मैं क्यों छोड़ दूं? आलू तो मैं लेकर ही रहूंगी, देखती हूँ कौन मुझे रोकता है। हे भगवान, मैं मोहल्ले में कहती फिरती हूँ मेरी तीनों बहुएं गऊ हैं, मुंह में जबान नहीं है, तीनों में प्रेम है, पर यहाँ तो एक आलू के लिए महाभारत छिड़ी हुई है। इतनी बड़ी सरकारी नौकरी करने वाली हो तुम, पर लड़ाई बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ती हो। थैले में आलू रखे हैं, उबाल लो जितनी मर्जी। पता नहीं मेरे इस दुनिया से जाने के बाद। आशा के इतना कहते ही तीनों बहुएं उसके मुंह पर हाथ रख देती हैं। माँ जी, आज कह दिया, आगे से ना कहना। सॉरी माँ जी, आप ऐसी बातें मत करो, आपके बिना हम तीनों अधूरी हैं माँ जी, आगे से ऐसी बातें मुंह से मत निकालना। फिर क्यों लड़ती हो तुम तीनों? देखो, जिस घर में प्यार होता है वहाँ भगवान का वास होता है, इसलिए आपस में प्रेम से रहा करो। आशा देवी अपनी तीनों बहुओं को ऐसी ही प्रेम भरी सीख देती रहती थी। उसके बाद तीनों बहुएं मिलकर एक साथ नाश्ता बनाती हैं। रोजाना की तरह वही खट्टी मीठी नोकझोंक के बीच आशा देवी की बदौलत तीनों बहुओं में आपसी प्यार बना हुआ था। आशा देवी की ननद मनोरमा कुछ दिनों के लिए रहने आ जाती है। मनोरमा स्वभाव से चुगलखोर और झगड़ालू है, पर क्या करे, है तो आशा देवी की ननद ही ना। आशा भाभी,
कहाँ हो? मैं तो कब की बाल धोकर बैठी हूँ। तुम्हारी बहुएं कहाँ हैं? मुझे चाय नाश्ता कौन सी बहू देगी? जी रुको, मैं तुम्हारे लिए पोहा और चाय बनाकर ला रही हूँ। बुआ जी पाए लागू, मैं चलती हूँ, आपको शाम को मिलूंगी। मैं भी चलती हूँ बुआ जी, प्रणाम। ओहो, मुझे भी आज लेट हो गया। मधु भाभी रुको, मुझे अपनी स्कूटी पर जरा बस स्टैंड तक छोड़ देना, आज कैब बुक ही नहीं हो रही। ये बढ़िया बात रही, तीनों बहुएं काम पर निकल गईं, अब तुम सारा घर का काम करोगी। तो क्या हुआ जीजी, सफाई बर्तन वाली लगी हुई है, घर का काम करने में हर्ज थोड़ी है। तुम तो ऐसे ही चिंता करती हो। ये लो पोहा और चाय लो, बाकी सब चिंता छोड़ दो। मनोरमा की बुरी आदत चुगली करने की बाज कहाँ आने वाली थी। जब आशा ने उसकी बात को अनदेखा कर दिया तो वो तीनों बहुओं को भड़काने लगी। अरे रमा बहू, क्या कर रही हो? अंदर आ जाऊं? हाँ बुआ जी, ये भी कोई पूछने की बात है? आपका अपना घर है, कहीं भी आओ जाओ। अच्छा, अलमारी में कपड़े लगा रही हो? सचमुच कितना थक जाती हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बुआ जी, वो कल मधु ने मशीन लगाई थी तो कपड़े धोकर रख दिए थे, वही तह लगा रही हूँ। अच्छा, तभी मधु का मुंह बना हुआ था, बोल रही थी सारा दिन अकेले काम में लगी रहती हूँ। वो प्रोफेसर है ना तो जल्दी घर आ जाती है, इसलिए वो ज्यादा काम करती है। अच्छा, ऐसा कहा? पर ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं और सुधा हम दोनों भी तो इतना काम कर लेती हैं। मधु फालतू की बातें कर रही है। रमा को भड़काने के बाद मनोरमा ने मधु और सुधा को भी झूठ मूठ की पट्टी पढ़ा दी। क्या? रमा भाभी और सुधा ने ऐसा कहा? उनसे ज्यादा घर खर्च में पैसे मैं लगाती हूँ। उन दोनों की इतनी हिम्मत ये कहने की कि वो मेरे से ज्यादा घर खर्च करती हैं। आपको पता है बुआ जी, कितनी बार रमा भाभी और सुधा के जन्मदिन एनिवर्सरी पर मैंने महंगे महंगे तोहफे लाकर दिए हैं। अच्छा हुआ बुआ जी आपने मुझे बता दिया, ये दोनों मेरे बारे में क्या सोचती हैं। मनोरमा तीनों बहुओं में फूट डाल चुकी थी। तीनों बहुओं के व्यवहार में फर्क साफ दिखाई दे रहा था। ये तीनों को क्या हो गया है? आज इतवार के दिन घर में इतनी शांति कैसे बनी हुई है? रमा बहू, क्या हुआ? आज रसोई में कुछ स्पेशल नाश्ता नहीं बनाना क्या? मुझे नहीं पता माँ जी, मैंने अपने और सुधीर के लिए छोले भटूरे मंगवाए थे, हमने वही नाश्ता कर लिया है। रमा भाभी, बहुत ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, हमने भी स्पेशल अमृतसरी कुलचे मंगवा कर खा लिए हैं। हमारा भी आज संडे है, सुनील और मैं मूवी देखने भी जा रहे हैं। मैंने भी जलेबी समोसे खाए हैं, खुद कमाती हूँ, किसी का दिया नहीं खा रही। मैंने और रवि ने हैवी नाश्ता किया है, बढ़िया, कितने दिनों बाद। ये हो क्या रहा है इस घर में? एक दूसरे से सीधे मुंह बात करने को तीनों तैयार ही नहीं है। जरूर कुछ गड़बड़ है, नहीं तो ये तीनों मेरे से इस तरह बात नहीं करती। और ये मनोरमा जीजी कहाँ गई है? बड़ी देर से दिखाई नहीं दे रही, लगता है कमरे में होंगी। उनकी चाय वहीं दे आती हूँ। अरे मैंने भाभी की तीनों बहुओं में ऐसी फूट डाली है, ऐसी फूट डाली है कि पूछो मत। बड़ा इतरा रही थी तीनों बहुओं को लेकर। ओह, इसका मतलब ननद जी ने मेरे घर में आग लगाई है। इनका पर्दाफाश मैं ही करूंगी। मनोरमा की आदत थी फोन पर हर बात अपनी बेटी को बताने की। आशा देवी ने एक दिन अपने मोबाइल का ऑडियो रिकॉर्डर ऑन करके मनोरमा के कमरे में रख दिया और जानबूझकर मनोरमा से बातों बातों में बात करने लगी। भाभी, तुम मुझे पहले कहती तो मैं बहुत पहले ही ये काम कर देती। अब तुम अपना दुख मुझसे कह रही हो कि तुम अपनी तीनों बहुओं से तंग आ चुकी हो, उनकी सेवा करके तुम थक जाती हो। चलो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी तीनों बहुओं में फूट डाल चुकी हूँ। मनोरमा सारी सच्चाई बोल देती है कि कैसे उसने रमा, मधु और सुधा से एक दूसरे के लिए चुगली की थी। आशा तो यही चाहती थी कि सच्चाई सामने आए और वो मौका देखकर अपनी तीनों बहुओं के सामने अपनी ननद मनोरमा की सच्चाई सुना देती है, जिसे सुनकर तीनों बहुओं की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। मनोरमा शर्म से लज्जित हो जाती है और वापस अपने घर चली जाती है। मुझे अपनी तीनों बहुओं पर नाज है। तुमने किसी के भड़काने पर अपने ही घर में फूट डाल दी। मैं तो दुनिया से कहती हूँ मेरी तीनों बहुएं बहुत समझदार हैं, उनमें आपस में एकता है। कभी भी किसी के भड़काने में मत आना, नहीं तो घर को टूटते देर नहीं लगती। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, आज के बाद हम ये गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे। तीनों बहुओं में फिर से एकता हो जाती है और आशा देवी का परिवार टूटने से बच जाता है। नमस्ते दर्शकों, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ रोमांचक वर्ल्ड में। तो दोबारा मिलते हैं नई स्टोरी के साथ, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।